अब जो बेटे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। ठीक है, अब ध्यान से सुन बेटे, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ना आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ। तो क्या था पहले कि एक साइंटिस्ट था न्यूटन अंकल। अब न्यूटन अंकल जो भी बोल देते थे ना तो सारे के सारे उसकी बात मान लेते थे। बट जैसे ही 1897 में एक अंकल आए, अंकल मतलब एक साइंटिस्ट आए, जे थॉमसन। ठीक है, तो जे थॉमसन ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, किसकी डिस्कवरी की बेटे? इलेक्ट्रॉन की। तो पूरी की पूरी फिजिक्स में भूचाल आ गया। अब जो भी न्यूटन ने फिजिक्स दे रखी थी तो वो जो फिजिक्स थी बेटे वो उसको बोलते थे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स। और वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स बेटे बेसिकली जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, इलेक्ट्रॉन वगैरह, इनके ऊपर वो एप्लीकेबल ही नहीं हो रही थी। मतलब वो पूरी तरह से फेल थी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेटे। आई मेरी बात समझ में? तो उसके बाद की जो भी फिजिक्स आती है उस फिजिक्स को हम बोलते हैं क्या बेटे? मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोलते हैं उसको? मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं उसको, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स। क्लियर है मेरी बात? तो यानी कि जो ये चैप्टर है बेसिकली किसका बेटे? ये मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर, मॉडर्न फिजिक्स का ही चैप्टर है। ठीक है, अब चलते बेटे चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर का नाम पता लगा रहा बेटे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूअल का जो मतलब है, रियल मीनिंग है वो बेटे क्या? दो या फिर टू, हिंदी में लिखते थे दो। नेचर का मतलब बेटे उसका गुण, मतलब उसकी प्रकृति। मैटर का मतलब यहां पे किससे है बेटे? जिससे मैटर बना होता है। बेसिकली जो मैटर बना होता है वो बना होता है बेटे किससे? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से या फिर न्यूट्रॉन से। क्लियर है? और रेडिएशन का मतलब क्या है यहाँ पे बेटे? रेडिएशन का मतलब है जो आप 8th चैप्टर पढ़ करके आए हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसका मीनिंग वही है। ठीक है, रेडिएशन मतलब जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटे? रेडिएशन बोल देते हैं। ठीक है, अब याद कर, मैंने तुझे समझाने की कोशिश की थी। हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है। अब अच्छा, रियलिटी में क्या है बेटे? जो सन से हमारे पास लाइट आ रही है ना, वो वाइट लाइट को छोड़ करके और भी बहुत सारी जो वाइट लाइट आ रही है ना बेटे, हमने वाइट लाइट को पढ़ा था रियलिटी में क्या, कि जो वाइट लाइट है बेटे वो एक वेव की तरह काम करती है। अभी हम लास्ट चैप्टर पढ़ करके आए हैं जिसके अंदर हमने पढ़ा था वेव ऑप्टिक्स के अंदर कि जो लाइट है बेटे वो कौन कौन से पैटर्न शो करती है बेटे? वो क्या क्या शो करती है? वो करती है डायफ्रैक्शन शो करती है, डायफ्रैक्शन शो करती है बेटे, या फिर इंटरफेरेंस भी शो करती है वो, इंटरफेरेंस। और क्या शो करती है बेटे? पोलराइजेशन। तो लाइट क्या बेटे? इन चीज़ों को शो करती है। अब अगर लाइट इन चीज़ों को शो करती है तो डेफिनेटली इन चीज़ों को कौन शो करता है? वेव शो करती है। तो बेसिकली जो तेरी लाइट है ना बेटे वो भी क्या, एक तरह से वेव ही है। वो जो तेरी वाइट लाइट है वो भी क्या बेटे? वेव ही है। क्लियर है मेरी बात? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर 8 था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको यही चीज समझाने की कोशिश की थी। क्या? कि जो लाइट है ना बेटे वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब उसका एक स्पेक्ट्रा है, याद कर। अब उस स्पेक्ट्रे में क्या था बेटे? याद कर, सबसे ऊपर जो आता था वो आता था हमारे पास क्या बेटे? रेडियो वेव। क्या आती थी? रेडियो वेव्स बेटे। उसके बाद कौन सी थी बेटे? वो थी माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स। उसके बाद कौन सी थी बेटे? इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, उसके बाद क्या आता था बेटे? उसके आता था विजिबल लाइट। क्या आती थी? विजिबल लाइट बेटे। ठीक है, उसके बाद कौन सी थी बेटे? उसके बाद थी अल्ट्रा वायलेट रे। उसके बाद क्या था बेटे? एक्स रे। उसके बाद क्या था? गामा रे। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या बेटे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। विजिबल लाइट मतलब लाइट ही है वो। तो जो लाइट है एक तरह से तेरी वो क्या बेटे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसका जो वेवलेंथ आता है वो कहां से कहां तक आता है बेटे? वो आता है आपके पास 400 या फिर 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर के लगभग 8000 एंगस्ट्रॉन तक। अब इन सभी वेव्स, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटे, उनकी भी अपनी अपनी वेवलेंथ है। ठीक है, हम केवल एक्चुअल में क्या है, ये सन से सारी की सारी आ रही हैं। विजिबल लाइट के साथ साथ इंफ्रारेड भी आ रही है, अल्ट्रावायलेट आ रही है, माइक्रो भी आ रही है, एक्स भी आ रही है, रेडियो भी आ रही है और गामा भी आ रही है। बट जो ह्यूमन आई है वो खाली और खाली उस वाले पोर्शन को देख सकती है, उस वाले पोर्शन को देख सकते हैं बेटे जिसकी जो वेवलेंथ है
वो इनके बीच में लाई करे। हम ना तो इंफ्रारेड को देख सकते हैं, ना अल्ट्रावायलेट को, ना माइक्रो को, ना रेडियो को, ना एक्स को, ना ही गामा को। हम केवल किसको देख सकते हैं बेटे? व्हाइट लाइट को देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं भाई साहब? क्यों? क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ रेंज है बेटे वो इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉन तक जिस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रेंज आएगी उसी को हम देख सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी की सारी क्या बेटे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या थी? जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी था और मैग्नेटिक फील्ड भी था। दोनों के दोनों क्या कर रहे थे बेटे? साइनोसॉइडिकली मतलब आपस में क्या कर रहे थे? ऑसिलेट कर रहे थे, आपस में परपेंडिकुलर थे इस तरह से। और जो वेव का प्रोपेगेशन था वो इन दोनों की परपेंडिकुलर था। सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ऑसिलेट हो रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से ऑसिलेट हो रहा है, और जो वेव है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और वेव मेरे इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो इस तरह से क्या बेटे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या हो रहा था? मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रही थी। ठीक है, तो सन से लगभग ये सारी की सारी रेडिएशंस आती हैं। ठीक है, हम केवल वही पार्ट देख सकते हैं जिसकी जो वेवलेंथ रेंज है वो इन दोनों के बीच में आए। क्लियर है मेरी बात? चलिए जी, अब इस चैप्टर का मतलब क्या है? अब रियलिटी में सुनने की मेरी बात सुनने की कोशिश करें बेटे। ध्यान से सुन, चैप्टर का नाम बता रहा है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल मतलब दो, प्रकृति, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये वेव्स। ध्यान से सुन, ये चैप्टर बोलता है कि बेटे क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या बेटे? मोमेंटम है। क्या है? मोमेंटम है। क्योंकि पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या होती है? मोमेंटम, जिसको हम पी से भी लिखते आए हैं। क्लियर है मेरी बात? सिमिलरली अब ये सारी की सारी क्या बेटे? ये वेव्स हैं। इन सभी वेव्स की जो प्रॉपर्टी है, उसमें लाइट वेव भी आ जाती है, डोंट वरी। लाइट वेव के अंदर उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या बेटे? वेवलेंथ है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है मेरी बात? तो ध्यान से सुन, ये चैप्टर बोलता है बेटे कि जितने भी तेरे पार्टिकल्स हैं ना, जितने भी तेरे पार्टिकल्स हैं, मतलब जो तेरा मैटर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो एक्ट करते हैं वेव की तरह। किसकी तरह एक्ट करते हैं बेटे? वेव की तरह। और ये जो तेरी वेव है ये एक्ट करती है किसकी तरह बेटे? पार्टिकल की तरह। किसकी तरह एक्ट करती है? पार्टिकल की तरह। अब हमें इसी चैप्टर के अंदर यही चीज पढ़नी है। तो जो मैं पहले पढ़ने वाला हूं, मैं ये पढ़ने वाला हूं कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन मतलब लाइट वेव है, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किसकी तरह एक्ट करने वाली है? पार्टिकल की तरह एक्ट करने वाली है। और जो उसका हाफ पोर्शन होगा उसके अंदर मैं पढ़ूंगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर जो मैटर है ये किस तरह से वेव की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, और उसी को मैं क्या बोलता हूं बेटे? मैटर वेव भी बोलता हूं, जो कि आपके चैप्टर का एंड वाला पोर्शन है। क्लियर है मेरी बात? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब थोड़ी सी और स्टोरी पढ़ते हैं बेटे इस चैप्टर के बारे में। अब सबसे पहले ना 1870 के अंदर न्यूटन अंकल आए थे भाई। न्यूटन अंकल आए थे तो उन्होंने बोला क्या कि भाई साहब जो लाइट है ना, बेसिकली हम बेटे लाइट वेव के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द ऐसा नहीं है कि जो रूल यहाँ एप्लीकेबल नहीं है वो वहाँ पे नहीं एप्लीकेबल। हाँ, ऑब्वियसली पता होंगे बेटे। ठीक है, क्योंकि वो है तो वेव ही एक तरह से। तो मुझे लाइट वेव दिखती है तो मैं लाइट वेव के बारे में यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करूँगा, और मैं ये प्रूव करने की कोशिश करूँगा कि वो एक तरह से पार्टिकल नेचर शो करती है। ठीक है, अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल जाते हैं बेटे पीछे की तरफ। 1870 के अंदर न्यूटन अंकल आए। अब उस न्यूटन अंकल ने ये बोला, क्या बोला उसने? बोला बेटे क्या कि ना जो लाइट है बेटे वो एक तरह से पार्टिकल है। किसकी तरह बिहेव करती है बेटे? पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। और उस पार्टिकल का नाम उसने क्या दिया? कार्पस्कुलर। ठीक है, और बाद में इसी थ्योरी का नाम उसने क्या बना दिया गया? कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ द लाइट। कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ द लाइट। तो उसके अंदर यही बताने की कोशिश की थी कि जो भाई साहब लाइट है ना वो एक तरह से पार्टिकल है। उस पार्टिकल का नाम क्या दिया गया? कार्पस्कुलर। और उस थ्योरी को क्या बोला गया बेटे? कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। क्या बोला गया? कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट बेटे। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटे? एक साइंटिस्ट आया। कौन आया? साइंटिस्ट का नाम था हाइजन। क्या नाम था बेटे उसका? हाइजन। HUGYEN, हाइजन। अब हाइजन अंकल आए। हाइजन ने ना लाइट के साथ बेटे एक्सपेरिमेंट करे। और वो जो एक्सपेरिमेंट थे याद कर, लास्ट चैप्टर में तू पढ़ करके आया कुछ ना कुछ, वो इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे मेनली तूने ये डायफ्रैक्शन पक्का पढ़ा होगा। ठीक है, डेफिनेटली पढ़ा होगा बेटे डायफ्रैक्शन। तो डायफ्रैक्शन कौन शो करता है बेटे? वेव शो करता है। अब वेव शो कर रही है और लाइट शो कर रही है। अगर डायफ्रैक्शन वेव शो करेगी तो
वो जो पैटर्न था, डायफ्रैक्शन था, किसने शो किया बेटे? वेव ने शो किया, मतलब लाइट ने शो किया। तो लाइट क्या मानी गई बेटे? वेव मानी गई। तो हाइजन ने बोला क्या कि जो लाइट है ना बेसिकली वो वेव है बेटे तेरी, जो लाइट है वो क्या है? वेव है। आई मेरी बात समझ में बेटे? ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई साहब इसने एक्सपेरिमेंट करा, एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करा, किसका बेटे? लाइट का। अब डायफ्रैक्शन पैटर्न कौन शो करता है? वेव शो करती है। तो लाइट अगर शो कर रही है तो लाइट किसकी तरह बिहेव कर रही है भाई साहब? वेव की तरह बिहेव कर रही है। किसकी तरह बिहेव कर रही है भाई साहब? वेव की तरह बिहेव कर रही है। क्लियर है मेरी बात? चलिए जी। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बेटे प्लैंक। क्या नाम था उसका? प्लैंक। अब उसने सोचा यार न्यूटन कोई छोटा मोटा साइंटिस्ट तो है नहीं है, ठीक है, न्यूटन एक बड़े वाला साइंटिस्ट है, न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स भी बोलते हैं। तो मतलब अगर वो बोल रहा है कि जो लाइट है वो एक तरह से तेरा पार्टिकल इन नेचर है, तो डेफिनेटली वो पार्टिकल होगी। तो उसने क्या करा? उसकी थ्योरी को उसने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो उसने भी बोला क्या कि जो लाइट है वो एक तरह से किसकी तरह बिहेव कर रही है बेटे? पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। किसकी तरह बिहेव कर रही है? पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। फिर एक अंकल आए, अंकल मतलब एक मैक्सवेल अंकल आए, ग्लेन मैक्सवेल नहीं, मैक्सवेल। उसने बोला कि जो लाइट है बेटे वो क्या है? वो एक वेव है। वो क्या बेटे? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या वो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब कि वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है, ठीक है। तो मतलब उसने सो क्या बोला बेटे? वे बोला। अब इन सारे के सारे साइंटिस्टों में क्या हुआ? लड़ाई होना शुरू होगी। अब लड़ाई होने का मतलब क्या है? कोई बोल रहा है पार्टिकल है, कोई बोल रहा है वेव है, कोई बोल रहा है पार्टिकल है, कोई बोल रहा है वेव है। अब एक इनमें एक समझदार साइंटिस्ट था बेटे, मतलब लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि इनमें गुस्से हो गए, मुक्के मारने, लाते मारने चालू कर दी उन्होंने, नहीं 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 नहीं, मतलब कि उनकी बातों बातों में लड़ाई होना शुरू हो गई। क्योंकि कोई बोल रहा है भाई साहब ये तो पार्टिकल है, कोई बोल रहा है लाइट है, सॉरी कोई बोल रहा है वेव है, पार्टिकल है, वेव है। तो इनमें एक समझदार साइंटिस्ट था बेटे, उस समझदार साइंटिस्ट का नाम था डी ब्रॉगली। क्या था बेटे? डी ब्रॉगली। उसने ये बोला, क्या बोला? क्या नाम था उसका? मैं डी ब्रॉगली बेटे, ठीक है, सुना होगा आपने नाम, तो ऑब्वियस सी बात है, डी ब्रॉगली बेटे, ठीक है। मैं लिख देता हूं डी ब्रॉगली। अब ये जो डी ब्रॉगली अंकल थे ना वो बहुत समझदार थे। उसने बोला भाई साहब तुम क्यों लड़ रहे हो यार? जो लाइट है ना वो वेव नेचर भी शो करती है और पार्टिकल नेचर भी शो करती है। क्या शो करती है बेटे? वेव नेचर भी शो करती है और पार्टिकल नेचर भी शो करती है। क्लियर है मेरी बात? चलिए जी, ठीक है बेटे। तो उसने बोला कि जो लाइट है आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, वो किसकी तरह बिहेव करती है बेटे? पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और किसकी तरह बिहेव करती है बेटे? वेव की तरह। कुछ फिनोमिनन में तो वो वेव की तरह बिहेव कर रही है। कुछ फिनोमिनन जैसे डायफ्रैक्शन हो गया इंटरफेरेंस हो गया या फिर पोलराइजेशन हो गया, यहाँ पे तो ये किसकी तरह बिहेव कर रही है बेटे? वेव की तरह बिहेव कर रही है, जो कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो चुका था ऑलरेडी। क्लियर है मेरी बात बेटे? फिर उसने ये बोला कि जो लाइट है बेटे वो एक तरह से पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। किसकी तरह बिहेव करती है बेटे? पार्टिकल की, ठीक है। और उस पार्टिकल का नाम उसने क्या दिया? उस पार्टिकल का नाम उसने दिया बेटे क्या? फोटोन। क्या दिया है? फोटोन। मतलब जो लाइट है वो पार्टिकल से मिलकर के बनी है, उस पार्टिकल का क्या नाम है? फोटोन नाम है भैया उसका। क्या नाम है? फोटोन। उस फोटोन का जो मोमेंटम दिया जाएगा, पी क्या बेटे? यहाँ पे मोमेंटम है, मैं लिख देता हूं मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द फोटोन, वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा बेटे h अपॉन लैम्डा। h क्या है यहाँ पे? प्लैंक कांस्टेंट। क्या बेटे? प्लैंक कांस्टेंट। और लैम्डा क्या बेटे? यहाँ पे वेवलेंथ है। अब इस रिलेशन को ना तो ध्यान से देख बेटे, ये कोई छोटी मोटी रिलेशन नहीं है, ये बहुत बड़ी रिलेशन है, बढ़िया, बहुत बढ़िया वाली रिलेशन है बेटे ये, ठीक है। उसने ये बोला बेटे कि जो लाइट है वो तेरी फोटोन से मिलकर के बनी है, और फोटोन एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल की जो मोमेंटम है वो किसके बराबर है बेटे? h अपॉन लैम्डा के। अब ध्यान से दे बेटे, यहां पर ध्यान से देख कि जो वेवलेंथ है ना वो किसका प्रॉपर्टी है? वो प्रॉपर्टी है बेटे वेव का। किसका प्रॉपर्टी है? वेव का, ठीक है, वेव का प्रॉपर्टी बेटे। अब जो मोमेंटम है वो किसका प्रॉपर्टी है बेटे? पार्टिकल का प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है? पार्टिकल का। तो बेसिकली उसने वेव की प्रॉपर्टी को एसोसिएट कर दिया किसकी प्रॉपर्टी के साथ बेटे? पार्टिकल की प्रॉपर्टी के साथ। और उसी को उसने क्या बोल दिया बेटे? फोटोन बोल दिया। उस फोटोन का जो मोमेंटम था वो कितना था बेटे? p बराबर h अपॉन में लैम्डा। और इसकी वैल्यू आप सभी को मालूम है 6.663 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड, ठीक है। इसकी ये प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है।
क्लियर है मेरी बात बेटे? तो बेसिकली वो वेव की प्रॉपर्टी को किसके साथ एसोसिएट कर रहा बेटे? पार्टिकल की प्रॉपर्टी के साथ। बेसिकली जो लाइट थी वो वेव थी, वेव की प्रॉपर्टी क्या है? लैम्डा है, तो लैम्डा को उसने एसोसिएट कर दिया पार्टिकल की प्रॉपर्टी के साथ, और उसी को उसने बोला क्या कि जो तेरी जो लाइट है वो किससे मिलकर के बनी है बेटे? फोटोन से मिलकर के बनी है। क्लियर है मेरी बात बेटे? फिर उसने बोला क्या, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर उसने बोला बेटे क्या कि वो जो फोटोन है ना उसका जो एनर्जी होता है वो होता है E बराबर H इंटू में न्यू, E बराबर H इंटू में न्यू। ठीक है, तब वो E बराबर H इंटू में न्यू। तो ध्यान से सुन बेटे कि लैम्डा फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट मतलब वेलोसिटी ऑफ द वेव, उसको तूने v मान लिया। उनके बीच में क्या रिलेशन है? उनके बीच में रिलेशन है बेटे C बराबर लैम्डा इंटू में म्यू। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, ये तो सभी बच्चे जानते हैं। बेसिकली v है यहाँ पे, v क्या बेटे? वेलोसिटी ऑफ लाइट। फिर उसने बोला कि ये जो फोटोन होते हैं ना, ये जो फोटोन होते हैं बेटे, ये किससे ट्रैवल करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। किससे ट्रैवल करते हैं बेटे? स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट से बेटे। अब स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी है? ऑब्वियस बात है बेटे c है, उसी का वैल्यू कितना है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर है? फिर क्या बेटे? वो बोलता है कि ये जो फोटोन है ना बेटे, फोटोन, उनका जो एनर्जी दिया जाएगा वो दिया जाएगा किससे बेटे? H इंटू न्यू से। और न्यू कितना बेटे यहाँ पे? H। न्यू देखो, न्यू आएगा V बाई लैम्डा, तो V कितना बेटे फोटोन का? C बाई लैम्डा। तो जो एनर्जी होगा फोटोन का वो इस वाले फॉर्मूला से दिया जाएगा, और जो मोमेंटम होगा वो इस वाले फॉर्मूला से दिया जाएगा। क्लियर है मेरी बात बेटे? तो ध्यान से सुन, यहाँ पे बेटे ये फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या बेटे? अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, मतलब अगर ये सारी की सारी वेव है तो किससे मिलकर के बनी हुई है? पार्टिकल से। तो अगर ये पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, तो अगर इन सब की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो इन सब का जो फोटोन होगा ना वो भी अलग अलग ही होने वाला है। ध्यान रखना मेरे इस बात का। क्लियर है मेरी बात बेटे? ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया। अगर मैं इनकी बेटे एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं तो ध्यान से सुन, H का जो वैल्यू है वो कितना बेटे? वो है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 इंटू में C का वैल्यू कितना बेटे? 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाय में लैम्डा। ठीक है, बेसिकली जो तेरा आंसर आएगा तेरा जूल में आंसर आएगा। किस में आंसर आएगा? जूल में। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू है वो किस में बेटे? जूल सेकंड के अंदर है। क्लियर है मेरी बात? तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटे। इसको मैं कौन से वाला पार्ट रब करूं ताकि मेरा काम चल जाए? चलो मैं इसको रब कर देता हूँ, डोंट वरी, इस चीज़ को मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, मैं समझ के चल रहा हूँ कि आप साथ साथ नोट डाउन कर रहे हो। क्लियर बेटे मेरी बात? ठीक है जी, इसको भी रब कर देते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे एनर्जी कैलकुलेट करना है। किसका बेटे? फोटोन का। ठीक है, तो ध्यान से देख। अब आपको मालूम बेटे एनर्जी का जो यूनिट होता है ना वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, भी एक यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने पढ़ा होगा कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल के बराबर। समझ पाए? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता है बेटे। ठीक है, तो ध्यान से देख, जो 1 जूल होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा बेटे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 बेटे। ये वाले टर्म आने जानी जा रही। तो मेरे पास तो इतने सारे जूल हैं, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आप क्या करोगे? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। तो 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय में लैम्डा मैंने ले लिया है, इंटू में 1 डिवाइड बाय में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे ना बेटे तो आपके पास आंसर आएगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो आप लैम्डा लोगे ना वो आप लैम्डा लोगे एंगस्ट्रॉन के अंदर, या फिर ये जो एनर्जी आएगी वो आएगी बेटे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय में, जो आप ये लैम्डा लोगे वो लोगे बेटे नैनोमीटर के अंदर। ठीक है, तो किसी भी फोटोन की जो एनर्जी होगी उसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है। बेसिकली तेरे पास नोटबुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे से होंगे जिसमें तुझे ये बोला जाएगा कि जो मैंने वो स्पेक्ट्रम बनाया था ना उनमें से किसी की भी वेवलेंथ दे दी जाएगी।
किसी की भी वेवलेंथ क्या करेगी बेटे, वो दे दी जाएगी। ठीक है, उस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग एक फोटोन आएगा, उस फोटोन का जो एनर्जी होगा वो इस वाले फॉर्मूले से या फिर इस वाले फॉर्मूले से आपको दिया जाएगा। क्लियर बेटे मेरी बात? तो आप बार बार ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हो, आप जस्ट ये चीज रिमेंबर रखो कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगा वो 12400 डिवाइड बाय में लैम्डा इंटू एंगस्ट्रॉन दिस वैल्यू, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। सिमिलरली या फिर 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय में लैम्डा इन नैनोमीटर, या फिर ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, चलिए जी। तो बेसिकली बेटे मुझे पहले मैं ये वाला पार्ट पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं ये प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि जो मेरी लाइट वेव है वो एक तरह से तेरा पार्टिकल है, और वो पार्टिकल का नाम क्या दिया बेटे उसने, फोटोन दिया है। क्या नाम दिया बेटे उसका, फोटोन दिया है। ठीक है, अब फोटोन की ना अपनी ही कुछ प्रॉपर्टी है बेटे, क्या क्या प्रॉपर्टी है, मैं उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो बेटे, तो हेडिंग डाले ना कि प्रॉपर्टी ऑफ द फोटोन। अब ये सारी कहानी कौन सुना रहा है, डी ब्रॉगली सुना रहा है। कौन सुना रहा है बेटे, डी ब्रॉगली। ठीक, तो जो पहली प्रॉपर्टी है, मैं हेडिंग डाल देता हूं बेटे, क्या, प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन। प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन बेटे। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन, ध्यान से सुन। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी तो वही है बेटे कि जो फोटोन एक पार्टिकल है जिसका जो मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा बेटे, h अपॉन लैम्डा के बराबर होगा। लैम्डा किसकी प्रॉपर्टी है बेटे, लाइट वेव की, और p किसकी प्रॉपर्टी है बेटे, पार्टिकल की। तो उसने वेव की प्रॉपर्टी को पार्टिकल की प्रॉपर्टी के साथ जोड़ दिया, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये बन गई उसकी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि उसका वो जो फोटोन है, पार्टिकल है, वो ट्रेवल करेंगे स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट बेटे। क्लियर? तीसरा प्रॉपर्टी क्या बेटे कि जो एनर्जी होता है फोटोन का वो E बराबर h इंटू में न्यू होता है, या फिर hc बाई लैम्डा होता है, या फिर अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो ये जो एनर्जी अभी अभी मैंने निकाल करके दिखाया है, ये 12400 डिवाइड बाय में लैम्डा इंटू एंगस्ट्रॉन इंटू में इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या फिर ये जो एनर्जी है बेटे वो कितना है, एनर्जी है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय में लैम्डा इंटू नैनोमीटर। तो आपको अगर वो किसी भी फोटोन की वेवलेंथ दे और उससे उस फोटोन की एनर्जी पूछे, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा करके उस फोटोन की एनर्जी आसानी से निकाल सकते हो। हाँ, ये भी लगाओगे तो आपको लेंथी क्वेश्चन पड़ जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी क्या बेटे कि जो वो फोटोन होता है ना, वो जो बेटे फोटोन होता है, वो फोटोन बेसिकली तेरा बेटे क्या है, वो जो फोटोन है बेटे उसका जो रेस्ट मास होता है वो जीरो होता है। कितना होता है बेटे, रेस्ट मास जीरो होता है, रेस्ट मास इज जीरो। अब आपको मालूम है कि जो मास जो होता है बेटे, मूवेबल मास होता है, उसके और उसके बीच में रिलेशन होता है m0 डिवाइड बाय में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? तो अगर मान लो वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगा तो उसका मास इन्फिनिटी बन जाएगा। तो मास इन्फिनिटी मतलब कि वो चीज़ क्या बेटे कि वो ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, बट वो तो ट्रैवल करता है स्पीड ऑफ लाइट से। इस वजह से क्या, मैंने इस चीज़ को जीरो करने के लिए जो उसका रेस्ट मास है उसको मैंने कितना मान लिया बेटे, जीरो मान लिया। कितना मान लिया, जीरो मान लिया। तो जो फोटोन का रेस्ट मास होता है वो क्या होता है बेटे, जीरो होता है। कितना होता है, वो जीरो होता है। ठीक है, ये थी बेसिकली जो बेटे हमें फोटोन के बारे में डिस्कस करना है। और जो चैप्टर का लास्ट वाला पार्ट है वो उसके अंदर मैं इन मैटर्स को प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि ये वेव की तरह एक्ट करेंगे। तो अभी मैं रेडिएशन या फिर लाइट वेव को मैं किसके बराबर प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक पार्टिकल के बराबर, और उस पार्टिकल की प्रॉपर्टी मैंने आपको ये लिखवा दिया है। तो हो सके तो बेटे आप सारे इनको उतार लेना। और ये जो शॉर्ट ट्रिक लिखवाई है मैंने, शॉर्ट ट्रिक तो खैर क्या है, बेसिकली फॉर्मूला ये हायर क्लासेस में आप बार बार पढ़ लेते हो इस चीज़ को। ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रम था आपको क्वेश्चन दे देगा पक्का, या तो आप इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं इस वाले फॉर्मूले से मानता हूँ कि आसान पड़ जाता है बेटे, क्योंकि कैलकुलेशन आसान है। 1240 को आपको लैम्डा को अपने आप कन्वर्ट कर लो नैनोमीटर के अंदर या फिर एंगस्ट्रॉन के अंदर। तो अगर एंगस्ट्रॉन है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, और अगर नैनोमीटर है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है बेटे, तो इस लेक्चर में खाली इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट टाइम में करते हैं बेटे। थैंक यू।